हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विथ एसके। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना 78th मेंस क्लियर किया है। और डिस्पाइट ऑफ 24 मार्क्स जो डीआई का था, मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया था। उसके बाद भी रिजल्ट हुआ है। तो इस रिजल्ट में मेरा एसए का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं अपने फुल एसए कॉपी को डिस्कस करूँगा कि और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि कितना मैं मैक्सिमम मार्क्स अपने एसए कॉपी में पा सकता हूँ। जो फर्स्ट ऐसे मैंने चूज किया था वो था पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। प्रकृति, तो इसकी शुरुआत मैंने कोट से किया था कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं, गांधी जी का जो फेमस कोट है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, हमारी इच्छाओं की नहीं, जो अनंत है। फिर इसका मैं व्याख्या किया था, गांधी जी उपरोक्त पंक्तियों से कुछ ब्याह करे, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति की लालसा में पर्यावरणीय असंतुलन को पैदा कर दिया है, जो न केवल वर्तमान सृष्टि पर बल्कि उसका विनाशक का भी कारण बन रही है। प्रतिकूल प्रभाव तो डाल ही रही है, लेकिन विनाशक का भी रूप धारण कर रखी है। फिर मैंने यहाँ पर्यावरणीय संतुलन को डिफाइन किया है। पर्यावरणीय संतुलन से तात्पर्य प्रकृति का एक तरफ दोहन से है, अर्थात अपने हितों की पूर्ति हेतु उसका शोषण करना तथा बदले में प्रकृति के लिए कुछ न करना। यानी एक तरफा क्या है, दोहन ही एक पर्यावरणीय संतुलन को पैदा कर रहा है। उपयुक्त निबंध पर्यावरणीय संतुलन सृष्टि का विनाशक है का समग्र विश्लेषण करने से पहले जानने की कोशिश करता है कि पर्यावरणीय असंतुलन कैसे पैदा हो रहा है। आज मनुष्य 21वीं सदी में अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिकरण है। एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में मनुष्य जंगलों को साफ कर औद्योगिक क्षेत्र में विकसित कर रहा है, जो पर्यावरणीय असंतुलन को पैदा कर रहा है, जन्म दे रहा है। उदाहरण स्वरूप मैंने फिर जो ऊपर जो तथ्य रखा है, जो एग्जाम्पल मतलब जो समझाया है, उसको एक एग्जाम्पल थ्रू मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। जैसे उदाहरण स्वरूप तेलंगाना में 400 एकड़ में फैली जंगलों को साफ किया जा रहा है ताकि औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जा सके, लेकिन यह प्रक्रिया कई जंगली जानवरों को उनके घर से बेघर कर दिया है तथा कईयों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। आज मानव भले ही अपने व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में अंधा बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पर्यावरणीय असंतुलन एक एक दिन उसका विनाशक बनेगा। यानी ऐसे ऐसे टर्म आपको लिखना पड़ेगा कि अंधाधुंध जो कटाई कर रहा है, कि लाभ के चक्कर में अंधा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टर्म ऐसे में लिखने पे एक अलग इम्पैक्ट करता है। आज विश्व की बढ़ती जनसंख्या भी पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ाने में कोई असर नहीं छोड़ा है। ऊपर से भारत की जनसंख्या का जिक्र किया है, फिर उसके लिए हम कृषि का विस्तार कर रहे हैं, नए नए बुनियादी ढांचों का विकास कर रहे हैं, और उससे पर्यावरणीय जो असंतुलन हो रहा है, जैसे हमने देखा था सिल्कियारा घटना, जो पर्यावरणीय असंतुलन के कारण ही उत्पन्न हुआ है। पर्यावरणीय असंतुलन में शहरीकरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। शहरीकरण का योगदान है क्योंकि उदाहरण स्वरूप मैंने बिहार का यहाँ कोट लिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3 था, और आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में जो बढ़कर 16.3% हो गया, जो पर्यावरणीय संतुलन को पैदा कर रहा है। फिर शहर में जा रहे हैं, फिर वहाँ एक दबाव बढ़ रहा है। आज 21वीं सदी डिजिटलीकरण की दुनिया बन गई है, जिसे पूरे विश्व को वैश्विक गाँव तो बना दिया है। यहाँ डिजिटलीकरण का एक एग्जाम्पल लिया है। वैश्विक गाँव तो बना दिया, लेकिन इसके बढ़ते ई अपशिष्ट ने पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ा दिया है। फिर यहाँ एक डाटा लिया है कि भारत प्रतिवर्ष कितना मिलियन टन ई अपशिष्ट को जन्म देता है। उपयुक्त पर्यावरणीय संतुलन के कारण प्रकृति अब विनाशक का रूप ले रखी है। जैसे जैसे पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता जाएगा तो प्रकृति अब उसका क्या अपना भरपाई तो करेगी, तो फिर विनाशक बन गई है। फिर उसको कुछ उदाहरणों के द्वारा मैंने यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है इस संदर्भ में, जब प्रकृति की मार पड़ती है तो उससे कोई नहीं बच पाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति अपनी भरपाई खुद कर लेती है, और जब उसकी मार पड़ती है तो उससे कोई नहीं बच पाता है। 2020 में इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण से लिखा है कि 2020 में आया कोविड-19 महामारी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कोविड-19 का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सबसे अच्छा उदाहरण है। इससे पूरे विश्व में अपना विनाशक रूप दिया था तथा सभी जगह हाहाकार मचा दिया था। इस महामारी ने बड़े स्तरों पर तबाही मचाई, जिसमें कई लाख लोगों की जानें तो गई ही, साथ ही साथ वैश्विक व्यापार उद्योगों को भी ठप कर दिया। इसका एक और उदाहरण है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग।
आग आग के रूप में देख सकते हैं, जिसको बुझाने में कई महीनों का समय लगा। तो यानी जो भी मैंने विनाशक कैसे है उसको समझाने के लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिया। फिर एक और एग्जाम्पल, वेनेजुएला में अपनी सारी ग्लेशियरों को खो दिया है, जो कभी ग्लेशियरों का राजा के रूप में जाना जाता था, जिसका प्रभाव न केवल समुद्री तट जल स्तरों में वृद्धि से है, अभी तटीय प्रदेश पर पड़ा है, बल्कि उन सब कारकों ने जलवायु परिवर्तन को बढ़ा दिया है। यानी कुछ आगे वाले पैराग्राफ में मैंने ये दिखाया है कि कैसे प्रकृति विनाशक के रूप में कार्य कर अपना भरपाई कर रही है, साथ ही साथ उसका जो परिणाम भुगतने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन ने समाज के सभी वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है मैंने लिखा है, जैसे बेरोजगारी पर, प्रवासन पर, भुखमरी आदि पे। बिहार के संबंध में देखा जाए तो 38 जिले में 28 जिले बाढ़ के चपेट में आते हैं, जबकि 18 जिले सूखे के चपेट में रहता है, जिसका प्रभाव बिहार के जीडीपी के साथ साथ वहाँ के निवासियों को खासा दिखाई देता है। यानी प्रति व्यक्ति कम आय या जो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से जो हानि तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एक इकोनॉमिकली जो वीक करता जा रहा है, ये भी दिखाया है यहाँ पे। अतः अब मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है कि क्या इस विनाशकारी प्रवृत्ति से बचा नहीं जा सकता है? तो क्योंकि इस सभी को एक मौका गलती सुधारने के लिए मिलनी चाहिए। इस पर बराक ओबामा की कुछ पंक्ति याद आ रही है, हम पहले ऐसे पीढ़ी है। फिर एक कोट लिखा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुभव किया है तथा शायद अंतिम पीढ़ी जो इसको रोक सकता है। यानी हम अगर रोका जाए, अगर इस पर काम किया जाए तो हम इसको रोक सकते हैं। अतः जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन को रोकने हेतु कई प्रयास किया जा रहा है, जैसे वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति SDG जो चलाया जा रहा है वो। वहीं भारत सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधनों को कम करने के लिए पंचामृत पहल के साथ साथ लाइफ मिशन योजना है, EV30 है, 230 मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है, एक पेड़ माँ के नाम आदि पहले चलाई जा रही है। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन, जैविक खेती को बढ़ावा हेतु जैविक कॉरिडोर की स्टार्ट किया गया है पहल, जिससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन को पाटा जा रहा है जबकि सतत विकास को भी बढ़ावा। मतलब ऐसे जैविक कॉरिडोर के द्वारा क्या है, पर्यावरणीय संतुलन तो कम किया जा रहा है, बाकी उसके साथ ही सतत विकास को भी बढ़ाया जा रहा है। अतः पर्यावरणीय संतुलन को रोकने हेतु सरकार के साथ साथ हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा गया है मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ऐसा करके मैंने इसका कंक्लूड करा है। चलिए अब नेक्स्ट ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे मैंने लिया था शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। तो मैंने इस कोट से लिखा है, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है उसके भीतर का खोलता इतिहास? यदि नहीं तो तुम क्या जानते हो? रसोई और बिस्तर से परे एक स्त्री के बारे में, निर्मला पुतुल की मैंने एक कविता से लिखा था कि आज भी हमें गंभीर चिंतन एवं सोचने को मजबूर करती है कि आज 21वीं सदी में महिलाओं की इस स्थिति का जिम्मेवार कौन है, तथा इस संबंध में कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने की उत्साहित करती है जो इनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सके। उपयुक्त निबंध को विश्लेषण करने से पहले आइए जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है तथा शिथिल कानून और व्यवस्था क्या है। फिर मैंने इन 2 पैराग्राफों के द्वारा नारी सशक्तिकरण और डिफिनीशन दिया है। नारी सशक्तिकरण का सामान्य शब्दों में अर्थ पुरुषों के समान मिलने वाले अधिकार से है, जहां ये अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्णय खुद ले सके और अपनी एक अलग पहचान बना सके, मैं सभी क्षेत्रों में अपनी निर्णय खुद लें। वहीं शिथिल कानून और व्यवस्था से तात्पर्य ऐसे कानून व्यवस्था है जो पक्षपातपूर्ण हो, अर्थात लैंगिक समानता पर आधारित न हो, तथा यूँ कह सकते हैं कि नारियों से संबंधित मामलों को नज़रअंदाज करता हो। अतः शिथिल कानून व्यवस्था और नारी शक्तिकरण का बाधा है जानने से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल से महिलाओं की स्थिति कैसी रही है। फिर अलग अलग काल में मैंने इसका महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखा, जैसे प्राचीन काल में ठीक रही है क्योंकि उन्हें सभा समिति में भाग लेने दिया जाता था। फिर एग्जाम्पल दिया लोपामुद्रा, गार्गी आदि महिलाओं के नाम से ऊपर आता है। उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल में आता है तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट और एक वस्तु की समान हो गई थी। वहीं आधुनिक काल में धार्मिक सुधार आंदोलनों एवं आधुनिक शिक्षा के प्रभाव इसकी उत्पत्ति में सुधार हुआ। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए है। वर्तमान समय में भी सीतारमन जो निर्मला वित्त मंत्री हमारे सीतारमन और राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र की सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी आंकड़े देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। ये सब तो मैंने एग्जाम्पल मतलब प्राचीन से वर्तमान तक लिखा है। अतः अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण में बाधा है।
जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। इस संबंध में हमारे संविधान में कई उपबंध भी किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15 लैंगिक समानता की बात करता है, आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता की बात करता है। ऐसे में कई उपबंध किए गए जिससे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो और वे पुरुषों के साथ साथ कदम आगे मिलाकर चले। यानी ये मैंने एक रूपरेखा तय कर दी कि महिलाओं की कंडीशन कैसी है, और हमारे संविधान में भी इसके लिए प्रावधान तो किए गए हैं। लेकिन जब हकीकत रूप ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो पाते हैं कि वो सभी उपबंध कागजी है, जो शिथिल कानून और व्यवस्था के चलते अमूर्त हो पड़ा है। इस पर अदम गोंडवी की कुछ पंक्तियाँ लिखना है। एक बहुत चर्चित एक ये लिख दिया था, कोट लिख दिया था, तुम्हारे फाइलों में गाँवों का रंग गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे और किताबी है। ऐसे दिखावा तो बहुत है कि ये कानून बना है, जो आर्टिकल भी बोलता है और जो कानून व्यवस्था बोलता था, लेकिन ये क्या है, एक आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं तो आए दिन महिलाओं के साथ हिंसा की प्रतीक घटनाएं सुनाई देती है, जब महिलाओं के साथ यौन शोषण, दहेज प्रथा के नाम प्रताड़ित तथा प्रतिशतात्मक सोच आदि के द्वारा शोषण किया जाता है। जब ये मामले सुनवाई के लिए जाता है तो शिथिल कानून व्यवस्था के साथ अप्रभावी हो जाता है। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर होने वाले हिंसा की संख्या में दुगनी वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण शिथिल कानून व्यवस्था ही है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन वहाँ भी कानून का शिथिलता के कारण उनका स्थान सरपंच पति प्रॉक्सी जो है वो ले लिए। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा योजनाओं जैसे वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता करना चाह रही है, लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था भारी पड़ रहा है। अतः नारी सशक्तिकरण हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ साथ कानून और व्यवस्था को भी सशक्त करने की जरूरत है, तथा एक स्वच्छ और स्वस्थ कानून बनाने की स्थापना करने की जरूरत है, जो लैंगिक समानता के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों की स्थापना कर सके। तभी जाकर हम महिलाओं की भागीदारी को 100% सुनिश्चित कर पाएंगे तथा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार कर पाएंगे। अतः इसमें सभी की भागीदारी की ज़रूरत है। एक कोट के साथ मैंने इसका एंडिंग करा है, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे को देखता हूँ अपने, मैंने चूज किया था कि जैसन बोबा ओशन कटवा, जैसन बोबा ओशन कटवा। इसका मैंने एक कविता से किया था, छोटा कविता, कुछ पंक्तियाँ लिखकर किया था। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि हो उसमें भी बाधा, तो दे दो केवल 5 ग्राम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसको साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। उपरोक्त पंक्ति राष्ट्र कवि दिनकर जी द्वारा रचित है, जो महाभारत के एक दृश्य का चित्रण कर रही है। जब कृष्ण जी दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर जाते हैं तथा पांडवों की हिंसा की वकालत करते हैं, लेकिन दुर्योधन उनकी हिंसा देना तो दूर, उनको 5 गांव भी नहीं देता है। इसके परिणाम स्वरूप महाभारत का भीषण युद्ध होता है तथा बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है, जिसका जिम्मेदार भी केवल दुर्योधन ही था, जो इतनी बड़ी अशांति का जनक था। अतः ये लोकोक्ति जैसन बोबो वैसन कड़बो को सही चरितार्थ करती है। नहीं, जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। बिहार में प्रचलित उपयुक्त लोकोक्ति गागर में सागर के समान है, जो अपने आप बहुत बड़ी उपदेशात्मक तथ्यों को समेटा हुआ है। आइए उपयुक्त निबंध को कई क्षेत्रों में देखकर उसका समग्र विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। एक मतलब कविता का थोड़ा जो ऐसे प्रोवर्ब्स हैं, बिहार आधारित जो ऐसे हैं, उसको एक कविता के द्वारा ऐसे बता देने से अर्थ, फिर उसके बाद से उसका विश्लेषण करने से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इवैल्यूएटर पे। जैसे आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से परेशान है कि इसका प्रभाव न केवल किसी खास क्षेत्र पर पड़ रहा है, बल्कि ये अपने चपेट में सभी को ले रखा है। लेकिन जब इसके इतिहास में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ तो उस समय केवल मनुष्यों को अपने लाभ या व्यक्तिगत हितों का ध्यान था। उस समय से प्राकृतिक का अंधाधुंध शोषण हुआ है, जो अभी तक जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका प्रभाव देश, समाज, देश, विश्व के सभी क्षेत्रों पर पड़ा है, जिसका जिम्मेदार भी मनुष्य भी है। अतः यहाँ जैसन बोबा वैसन कड़वा सही चरितार्थ होता है। एक और उदाहरण आपदा के संबंध में ले सकते हैं, जब मनुष्यों को व्यक्तिगत हितों और लाभों के कारण इसकी संख्या में अधिक वृद्धि हुई है, चाहे वो सिल्कियारा घटना हो या तीस्ता नदी द्वारा सिक्किम में तबाही हो। इस पर मुझे गांधी जी की एक कथन याद आ रही है, प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, हमारी इच्छाओं को नहीं।
समाज में भी अक्सर देखा जाता है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों की परवरिश पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब बच्चा गलत संगत में आकर गलत कदम उठाता है तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। अतः यहाँ भी जैसन बोबा वैसन कटवा सही चरितार्थ होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग लोग वोट के देते समय केवल धर्म जाति को अहमियत देते हैं तथा नेताओं द्वारा लोक लुभावने वादे में आ जाते हैं, लेकिन जब विकासात्मक कार्यों करने की बात आती है तो जीते हुए उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आते हैं। अतः यहाँ भी उपरोक्त लोकोक्ति जो है वो सही चरितार्थ होती है। अतः हम यह पाते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, तभी कहा गया है जैसे को तैसा। इसके साथ जब इस निबंध के दूसरे पक्ष को देखते हैं, एक मैंने निगेटिव इम्पैक्ट लगा कि अगर हम गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। फिर पॉजिटिव भी है कि जैसे अच्छे कर्म करने पर अच्छा भी होता है। उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी जी को लेते हैं कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने गरीबों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया उन्हें राष्ट्रपिता भारत के रूप में जानती है। दूसरा उदाहरण हम भारत पाकिस्तान के संबंध में ले सकते हैं। दोनों देशों की आज़ादी एक साथ मिली, दोनों के संसाधन एक समान मिली। वहीं जहाँ भारत अपने दूरदर्शी नीतियों एवं वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से आज वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है तथा विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान अपनी साख बचाने के लिए भी कठिनाई महसूस कर रहा है। यानी ये भी लिखा है, आज पूरा विश्व एवं भारत की जलवायु परिवर्तन बचाव के लिए खास कदम उठा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके सबसे बड़ी तबाही से बचाया जा सके। इस संबंध में सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा था। भारत के जीवाश्म ईंधनों को कम करने हेतु पंचामृत उद्देश्यों, लाइफ मिशन जैसे योजनाओं पर अमल कर रहा है। अतः यहाँ भी अच्छा कर्म किया जा रहा है, जिसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। अतः यहाँ भी यह लोकोक्ति जो सही चरितार्थ होती है। अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे न केवल अपने बल्कि पूरे समाज का भलाई होता है तथा इस दौरान समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इस संबंध में हमें भारत की विदेश नीति, पड़ोसी फर्स्ट, वसुधैव कुटुम्बकम जैसे अवधारणाओं से सीखनी चाहिए तथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के बारे में सोचनी चाहिए, तभी जाकर विश्व शांति की स्थापना किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि मानव इस धारा में निस्वार्थ होता तो किसी सुंदर कविता का भावार्थ होता। मैंने इससे करके इसको कंक्लूड करा है। कुल मिला के जो ऐसे है, मेरा जो अलग अलग जगह से रिव्यू कराया हूँ, तो कोई 190 बता रहा है, कोई 180, 170 भी 170 भी बताए हैं और 175 भी बताए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मेरा ऐसे कहाँ कैसा गया है। बाकी इवैल्यूएशन के तौर पे मैंने देखा कि ऐसे को अच्छे बताए हैं और आप लोग अपने कमेंट के द्वारा बताएंगे ऐसे कैसे गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।